आज का टॉपिक है प्रेक्षित अणुभार या फिर अपसमान अणुभार। प्रेक्षित अणुभार या अपसमान अणुभार क्या होता है? आपने प्रेक्षित वर्ड सुना तो होगा, प्रेक्षित शब्द सुना होगा। अगर प्रेक्षित नहीं सुना तो अपसामान्य तो सुना ही होगा। वो अपसामान्य सामान्य के अपोजिट होता है। प्रेक्षित अणुभार किसी भी विलेय पदार्थ का निकाला गया वह अणुभार होता है जिसे प्रयोग के बाद निकाला जाए। जैसे किसी भी विलेय पदार्थ को जब अपन लोग विलायक में घोलते हैं तो संगुणन की क्रिया हो सकती है या वियोजन की क्रिया हो सकती है। तो संगुणन या वियोजन क्रिया के उपरांत विलेय का जो अणुभार निकाला जाएगा उसी अणुभार को प्रेक्षित अणुभार, प्रायोगिक अणुभार, अपसमान अणुभार भी कह सकते हैं। माने संगुणन या वियोजन के बाद या फिर प्रयोग के बाद या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के, मेरी बात सुनना, अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से, प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से विलेय पदार्थ का निकाला गया अणुभार प्रेक्षित अणुभार कहलाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। NaOH, इसका अणुभार Na का 23, O का 16 और H का 1, ऐसे जोड़ोगे आप 40 आएगा। ये वाला जो अणुभार है ये सैद्धांतिक अणुभार है। ये बिफोर है, बिफोर माने प्रयोग से पहले है। इसी तो अपन ने यही कॉपी पे निकाल लिया। अब इसी NaOH को आप किसी विलायक में डाल के और विलयन बनाएं और फिर देखें NaOH का अणुभार कितना हो गया, क्या बढ़ गया, क्या कम हो गया, क्या वही रहा। तो जो बाद वाला जो अणुभार आएगा उस अणुभार को प्रेक्षित अणुभार कहा जाएगा। जो आपने पहले निकाला है वो प्रेक्षित नहीं है, वो सैद्धांतिक है। और जो बाद में फाइंड किया है प्रयोग के बाद उसे बोलते हैं प्रेक्षित अणुभार। तो परिभाषा निकाल सकते हैं कि भाई प्रयोग के बाद विलेय पदार्थ का ज्ञात किया गया अणुभार प्रेक्षित अणुभार होता है। या फिर ऐसे संगुणन या वियोजन के बाद विलेय पदार्थ का अणुभार प्रेक्षित अणुभार कहलाता है। या फिर ऐसे कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से विलेय पदार्थ का निकाला गया अणुभार प्रेक्षित अणुभार कहलाता है। ये तीन परिभाषाएं हैं। इन तीनों परिभाषाओं में एक ही सिग्नल मिल रहा है कि प्रयोग के बाद। आ गया होगा समझ में? प्रयोग के बाद जब अणुभार निकाला जाता है तो इस अणुभार को प्रेक्षित अणुभार कहते हैं। इस अणुभार का जो मान है
सामान्य अणुभार के जो प्रयोग से पहले निकलता है भिन्न आ जाता है। प्रेक्षित अणुभार का मान सामान्य अणुभार से भिन्न आता है। किन परिस्थितियों में भिन्न आता है वो आप समझाओ। दो कारण हैं। एक कारण यह है कि कोई भी विलयन आदर्श नहीं है। जब कोई विलयन आदर्श नहीं है तो फिर जो मान आएंगे प्रायोगिक वो सैद्धांतिक मानों से अलग हो जाएंगे। तो एक कारण तो यही हो गया कि कोई भी विलयन आदर्श नहीं है। दूसरा कारण यह होगा कि विलय के अणुओं में या तो संगुणन हो जाता है या वियोजन हो जाता है। इस वजह से विलय का अणुभार या तो बढ़ जाएगा सैद्धांतिक मान से या फिर कम हो जाएगा। अब अपन ये सोचते हैं कि संगुणन की कंडीशन में क्या होगा। संगुणन का मतलब होता है जैसे मैंने यहां लिख दिया संगुणन। संगुणन का मतलब यह होता है कि विलय के अणु हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। अब आप ये समझना कि जब अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो अणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी। मान लो बूंदी है तो सब मिला के लड्डू बना दिया तो एक हो गया लड्डू, संख्या गिर गई, संख्या कम हो गई। पहले बूंदी की ज्यादा थी, 50 अणु है मान लो, और दो के जोड़े बना दिए उनने तो 25 अणु हो गए क्योंकि दो का एक हो गया। तो संगुणन से क्या होता है, संगुणन है क्या, तो हम फिर बताते हैं आपको कि जब विलय की भाषा क्या लिखनी पड़ती है उत्तर में कि जब विलय के अणु हाइड्रोजन बंधों के द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं तो नंबर 1 तो अणुओं की संख्या में कमी आएगी, अणु संख्या गुणधर्म कम हो जाएंगे लेकिन अणुभार बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अणुभार अणुओं की संख्या के या मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने देखा होगा कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो ये अणुभार और मोल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो ध्यान रखना कि संगुणन की परिस्थिति में विलय का अणुभार बढ़ जाएगा। कितने भी सवाल आ जाए, आपको सवालों में अणुभार बढ़ता दिखाई दिया तो समझना कि संगुणन हुआ है। नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन था, उसमें यह पूछा था कि एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है और इसके अणु संगुणित होते हैं, तो बताइए एसिटिक अम्ल का अणुभार क्या होगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। आपने निकाल लिया सैद्धांतिक अणुभार, ये C का 12, H का एक करके 3, C का फिर 12, O का 16, फिर 16 और फिर 1, ये 60 आता है। एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार 60 होता है वैसा। अब इसको हमने संगुणन होगा और उन्होंने अणुओं की संख्या नहीं दी तो अपन 2 ही समझेंगे, नहीं दी तो संगुणन शब्द लिखा तो डबल करेंगे। कभी कभी कहते हैं 3 अणु जुड़ जाते हैं, ट्राइमर बन जाता है तो फिर ट्रिपल करेंगे, नहीं चतुष्ट अणु बन जाता है तो 4 गुना कर देंगे। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप लोगों को डबल ही करना है। तो
तो उत्तर हो जाएगा कि भैया 60 होता है। बेंजीन में घोलेंगे, संगुणन होगा तो अणुभार 120 हो जाएगा। 120 पे टिक लगाओ, उत्तर ले आओ। मेरा कहने का मतलब है कि संगुण अणुभार तभी बढ़ेगा जब संगुणन होगा, अणुभार तभी गिरेगा जब, समझ लो क्या होगा। मैं आपको दूसरी कंडीशन पे ले चलता हूं। संगुणन वाली कंडीशन में आपको हमने घुमा दिया, आप संगुणन में घूम गए। ध्यान रखना, अगर संगुणन वाली कंडीशन को सारांश के रूप में देखो तो सीधा सीधा है, अणुओं की संख्या गिरेगी, अणुसंख्या गुणधर्म गिरेंगे, लेकिन अणुभार बढ़ जाएगा। अब अपन बात करते हैं, वो हाइड्रोजन बंध वाली बात रखना है संगुणन में। वियोजन, वियोजन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ जल में घोलने पर अपने आयनों में अगर विभक्त हो जाते हैं तो इसे वियोजन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, संगुणन से सपोर्ट मिल रहा है उनको वियोजन का, कि अगर मिले के अणु वियोजित हो जाते हैं आयनों में तो अणुओं की संख्या में, माने कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और जब वृद्धि हो जाएगी भाई साहब तो अणुसंख्या गुणधर्म भी बढ़ जाएंगे, और जब अणुसंख्या गुणधर्म बढ़ जाएंगे तो अणुभार के मान में कमी आ जाएगी। तो वियोजन में अणुभार कम रखना है और संगुणन में अणुभार अधिक रखना है। वियोजन के उदाहरण तो आपके पास बहुत है। कोई भी विद्युत अपघटन हो, NaCl है, NaOH है, Na2SiO3 है, वर्ग 1 का कोई भी यौगिक, वर्ग 2 का कोई भी यौगिक, इनको अगर जल में घोलोगे और अगर वियोजन होता है तो अणुभार के मान में कमी आ जाती है। ध्यान रखना, अणुभार कम हो रहा है तो वियोजन हो रहा होगा, अगर अणुभार बढ़ रहा है तो संगुणन हो रहा होगा। और अगर अणुभार वही का वही है, जैसे NaOH है, पानी में घोला और नापा हमने बाद में, चाहे परागण की सहायता से नाप लो, चाहे गुणांक की सहायता से नाप लो, तमाम सूत्र पीछे वो 40 ही आया, तो आप कहना कि ये विलयन आदर्श है, ना तो संगुणन हुआ है और ना ही वियोजन हुआ है। तो अगर एग्जाम में कोई पूछे, पहला प्रश्न पूछे कि भाई कि अगर विलय के अणु संगुणित हो जाए तो अणुभार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आराम से आप उत्तर दे सकती हो। अगर वो आपसे पूछे कि यदि वियोजन हो जाए तो अणुभार के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी उत्तर दे सकती हो। ये भी पूछ सकता है कि यदि सैद्धांतिक अणुभार और प्रेक्षित अणुभार बराबर है तो बताइए कौन सी क्रिया हुई है। आप बता सकते हो कि ना तो संगुणन हुआ है और ना ही वियोजन हुआ है। इस तरह से ये प्रेक्षित अणुभार का जो कॉन्सेप्ट है वो आप पूरा कर सकते हो। जब अणुभार बढ़ रहा हो तो आप संगुणन पे टिक लगाना है, जब अणुभार कम हो रहा हो तो वियोजन पे टिक लगाना है, और जब अणुभार वही का वही हो तो आपको कहना है कि ना ही संगुणन होगा और ना ही वियोजन होगा। एक बार जाते जाते मैं परिभाषा फिर बोल दूं प्रेक्षित अणुभार की, कि संगुणन या वियोजन के बाद विलय का निकाला गया अणुभार प्रेक्षित अणुभार कहलाता है। एक परिभाषा और बोल दूं अथवा लगा के, कि अणुसंख्या गुणधर्मों के प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से विलय पदार्थ का निकाला गया अणुभार प्रेक्षित अणुभार कहलाता है। थैंक यू, बाय।